हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में, जहां अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चनरीज रिगार्डिंग द राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, सीआरपीएफ एंड आरआरबी। तो आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो बिना देरी के अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? HIV प्रोफाइलेक्सिस शुड बी स्टार्टेड विद इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि HIV का प्रोफाइलेक्सिस है वो आपको कितने टाइम में स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑप्शंस क्या है आपके पास में? ऑप्शन ए है 14 आवर, ऑप्शन बी 1 to 2 आवर, ऑप्शन सी 16 आवर एंड ऑप्शन डी 18 आवर। तो जो HIV का प्रोफाइलेक्सिस है, अगर कोई क्लाइंट एक्सपोजर हुआ है HIV पॉजिटिव क्लाइंट के पास में, तो आपको क्या करना है, HIV का प्रोफाइलेक्सिस जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी स्टार्ट यहाँ पे कर देना होता है। ठीक है, HIV का प्रोफाइलेक्सिस जितना जल्दी पॉसिबल हो, एज अर्ली एज पॉसिबल है, आपको स्टार्ट कर देना है। HIV का प्रोफाइलेक्सिस आपको PEP के नाम से भी पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं अपन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस या HIV प्रोफाइलेक्सिस जो होता है, उसमें होता क्या है एक्चुअली, जो क्लाइंट है उसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट में क्या इंक्लूड करते हैं, स्पेशली दो जो ड्रग हैं वो दी जाती है। फर्स्ट वन इज द टोनोफोवीर। टोनोफोवीर नाम करके एक ड्रग होती है, वो एंटीवायरल ड्रग है दोनों ही, प्लस एमट्रीसिटाबाइन और टोमोफोवीर जो ड्रग है, ये दो ड्रग होती हैं, लेकिन इनका एक ही कॉम्बिनेशन में एक पिल आती है, वो क्लाइंट को एडमिनिस्टर की जाती है। और कब तक एडमिनिस्टर करोगे आप? 28 डेज तक, अप टू 28 डेज तक आप एडमिनिस्टर करोगे। यानी कि कोई भी क्लाइंट अगर इन्फेक्टेड क्लाइंट के कांटेक्ट में आता है, कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल, तो उसको ट्रीट किया जाता है। किसके थ्रू ट्रीट किया जाता है? टोनोफोवीर और एमिट्रिसिटाबाइन ड्रग है, जो कि दो ड्रग है और एक पिल के फॉर्म में अवेलेबल होती है। 28 डेज तक आप क्लाइंट में एडमिनिस्टर करते हो। यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन की अपन बात करें तो आपको पूछा गया है कि प्रोफाइलेक्सिस है वो आपको कितनी देर में स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अपन यहाँ पे प्रोफाइलेक्सिस एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करते हैं, और सबसे अर्ली जो टाइम पीरियड आपको दे रखा होता है वही अपना क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। अगर आपके पास में इस तरह के ऑप्शन नहीं दे के ऑप्शन इस तरह से दिए जाते 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज एंड 8 डेज, तो आपका ऑप्शन जो है वो 3 डेज सही होता है, या फिर 72 आवर जो होता है वो सही होता है, क्योंकि एज अर्ली एज 72 आवर के विद इन आपको ट्रीट करना होता है। अगर आप डिले कर रहे हो मोर देन 72 आवर, तो वहाँ पे आपका जो ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आपको प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट कर देना है। लास्ट जो लिमिटेशन रहती है वो रहती है 72 आवर। विद इन 72 आवर में आपको प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट कर देना है। अगर इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन ये दे रखे होते, तो आपका ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट होता है यहाँ पे, कि विद इन 72 आवर में आपको क्या करना है, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये था अपना HIV प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट की रिगार्डिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है वेस्ट डिस्पोजेबल के रिगार्डिंग। क्या क्वेश्चन है? वेस्ट शार्प शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर बैग। पूछा गया है कि जो वेस्ट है उसमें भी जो भी शार्प वेस्ट है वो आप कौन से कलर के बैग में डिस्कार्ड करते हो। ऑप्शन ए है येलो बैग, ऑप्शन बी ब्लैक बैग, ऑप्शन सी वाइट एंड ऑप्शन डी रेड बैग। तो जो जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं आप कहाँ डिस्कार्ड करते हो उनको? वाइट बैग में, वाइट पंक्चर प्रूफ जो बैग होता है उसमें डिस्कार्ड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, कि जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं वो वाइट बैग में डिस्कार्ड करते हैं। बात करें जब अपन येलो बैग की, तो येलो बैग में जितने भी जो कंटामिनेटेड है, ब्लड से कंटामिनेटेड है, सोयल्ड वेस्ट है, वो सारे आप डिस्कार्ड करोगे। उसके साथ में जो ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट है वो सारी किस में करोगे? येलो बैग में। ठीक है, बात करें जब ब्लैक बैग की, तो ब्लैक बैग में आप जो नॉर्मल जो रेपर्स हैं, पेपर हैं,
जिस तरह की जो वेस्ट होंगी वो किस में करोगे, ब्लैक बैग में। और रेड में अपन करते हैं जो प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं, जो प्लास्टिक के जो आइटम होते हैं वो आप रेड बैग में डिस्कार्ड करते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, शार्प जो वेस्ट होते हैं उनको आप कहाँ डिस्कार्ड करोगे, तो आप उसको वाइट पंक्चर प्रूफ जो बैग होगा उसमें डिस्कार्ड करोगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको डिस्कार्ड किया जाता है और उसके बाद में उनको क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राजश्री योजना स्टार्टेड। क्या पूछा गया है, राजश्री योजना है वो स्टार्ट कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1 जून 2016, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2015, ऑप्शन सी 1 सितंबर 2015 एंड ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2016। तो राजश्री योजना जो है वो स्टार्ट की गई थी 1 जून 2016 को। अब ये राजश्री योजना है क्या, राजश्री योजना जो है वो अगर फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उस कंडीशन में उनको पेमेंट किया जाता है। पेमेंट कितना किया जाता है, 50,000 का यहाँ पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। कंडीशन और टर्म ये रहने वाली है कि जो डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, जो डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए और उसके साथ में क्या होना चाहिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें कंडक्ट करवाई जानी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो लाभार्थी परिवार है उसको क्या करना होता है, जो भी पे किया जाता है 50,000 का, वो जो किस्त है उनमें पे किया जाता है, एक साथ पे नहीं किया जाता। जो किस्त है वो पेमेंट लेने के लिए जो लाभार्थी है उनको कुछ इस प्रकार से शेड्यूल बनाना होता है। अगर वो इस शेड्यूल को फुलफ़िल कर पाते हैं तभी यहाँ पे उनको इसका बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट जो पेमेंट इसमें किया जाता है वो एट बर्थ, अगर फीमेल बर्थ हुआ है तो उस कंडीशन में एट बर्थ है वो 2,500 रुपीज़ पे किए जाएंगे। कब किए जाएंगे, एट बर्थ पे किए जाएंगे अगर फीमेल बर्थ हुआ है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है उस कंडीशन में। सेकंड इसका पेमेंट किया जाता है वो होता है 1 ईयर पे। 1 ईयर पे भी कंडीशन ये रखी गई है कि अगर फुलफिलमेंट होता है, जितने भी जो वैक्सीन रिक्वायर्ड है, जितना भी वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड है अप टू 1 ईयर तक उतना वैक्सीनेशन अगर उस चाइल्ड ने कंप्लीट किया है तभी उसको पे किया जाता है। दोबारा से जो पेमेंट होती है वो भी कितनी होती है, 2,500 रुपीज़ की। ओके, तो 2 पेमेंट तो कुछ इस प्रकार की जाती हैं और उसके बाद में जो थर्ड पेमेंट होती है वो कब की जाती है, जब उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन होगा तो उस कंडीशन में उसका क्या किया जाएगा, थर्ड एक पेमेंट है वो पे किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू और थर्ड पेमेंट होता है 4,000 रुपीज़। जो नेक्स्ट जो पेमेंट किया जाता है वो किया जाता है 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन पे। जो गर्ल चाइल्ड है उसका 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन होगा तो फिर से पेमेंट किया जाता है और पेमेंट कितना किया जाता है, 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो पेमेंट यहाँ पे होता है वो होता है 10th स्टैंडर्ड में एडमिशन पे और वहाँ पे पेमेंट किया जाता है 11,000 रुपीज़। एंड लास्ट वन इज़ द 12th स्टैंडर्ड एडमिशन और वहाँ पे पेमेंट किया जाता है 25,000। तो टोटल यहाँ पे 50,000 है वो पेमेंट किए जाते हैं राजश्री योजना के अंतर्गत, जिसमें फर्स्ट पेमेंट किया जाएगा बर्थ के टाइम पे कितना दिया जाता है, 2,500 रुपये। फिर 1 साल कंप्लीट होना, साथ में वैक्सीनेशन कंप्लीट किया है तो 2,500 रुपये फिर से दिए जाएंगे। उसके बाद में फर्स्ट क्लास में अगर एडमिशन किया जाता है तो वहाँ पे उसको 4,000 रुपये पेमेंट किए जाते हैं। उसके बाद में 6th क्लास में एडमिशन जब होगा तो 5,000 रुपये फिर से पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद में 10th क्लास में होगा तो 11,000 रुपये दिए जाते हैं और 12th क्लास में एडमिशन होने पे 25,000, तो 50,000 की राशि इस तरह से किस्तों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पर्पज़ यही रहता है कि गर्ल चाइल्ड उनको सेव करने के साथ साथ में उनके एजुकेशन है और हेल्थ स्टेटस है उसको भी साथ में प्रमोट करना, क्योंकि वैक्सीनेशन होगा तो उनका हेल्थ स्टेटस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा और साथ में उनको पेमेंट जब भी किया जाएगा, जब उनका एडमिशन सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट को शो किया जाएगा तो उनके साथ में उनका एजुकेशन भी इम्प्रूव होगा। तो दोनों कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए राजश्री योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मनी डिस्ट्रिक्ट कवर थ्रू द मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास है उसके अंतर्गत कितनी डिस्ट्रिक्ट है वो कवर की गई हैं। ऑप्शन ए है 140, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी
144 एंड ऑप्शन डी 146। जो मिशन परिवार है विकास है उसके अंतर्गत टोटल 146 डिस्ट्रिक्ट है वो इन्वॉल्व की गई हैं। कितनी की गई है? 146 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व की गई है। और ये जो 7 स्टेट हैं उनमें अप्लाई किया गया है। स्टेट वो चूज किए गए हैं जहाँ पे टोटल जो फर्टिलिटी रेट है वो मोर देन 3 है। उन 7 स्टेट में ये अप्लाई किया गया है। पर्पज़ यही है कि जो हायर जो फर्टिलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना। मिशन परिवार विकास है वो 146 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया गया है और 7 स्टेट है उनमें अप्लाई किया गया है। पर्पज़ ये है कि जो फर्टिलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इज ऑर्गेनाइज ऑन ऑन विच डेट? क्या पूछा गया? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है वो कब किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन क्या है? 6 ए ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 9। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है उसके अंतर्गत जो 7 हर एक मंथ की जो 9 डेट है उसको ये मनाया जाता है। और इसका जो पर्पज़ ये है कि जो भी बेनिफिशियर एज ग्रुप है उनको चेकअप किया जाता है। यहाँ पे जो बेनिफिशियर एज ग्रुप क्या रहने वाले हैं? जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो बेनिफिशियर एज ग्रुप रहने वाले हैं। तो हर एक मंथ को 9 डेट को है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत जितने भी जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग करने के लिए पर्पज़ यही रहता है कि आप अर्ली आइडेंटिफाई कर सको कोई भी रिस्क अगर प्रेजेंट है उसको। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मदर है उनको टैग दिया जाता है। टैग जो है वो डिनोट करता है कि मदर का हेल्थ स्टेटस कैसा है। अगर मदर को रेड टैग मिलता है उस कंडीशन में वो डिनोट करता है कि वहाँ पे प्रेजेंस है रिस्क की, यानी मदर एट ए रिस्क है और वहाँ पे उसको नेक्स्ट जो फर्दर केयर है उनके लिए प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिड डे मील स्कीम लॉन्च ऑन। मिड डे मील स्कीम है वो लॉन्च कब की गई थी? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1961 एंड ऑप्शन डी 1962। तो जो मिड डे मील स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी 1995 में। 1995 में मिड डे मील स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। आप कंफ्यूज होते हैं बिटवीन द मिड डे मील प्रोग्राम एंड मिड डे मील स्कीम। जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो 1961 में कंडक्ट किया गया था या फिर लॉन्च किया गया था, बट जो स्कीम है वो 1995 में लॉन्च की गई थी। सो डिडंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द मिड डे मील स्कीम एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड ऑन 1961 एंड स्कीम विल बी लॉन्च ऑन 1995। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंटेंट कंपोजिशन ऑफ द माला डी। जो माला डी क्या है? माला डी एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि माला डी का कंपोजिशन क्या है। ऑप्शंस ए जो है वो डिनोट कर रहा है 15 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन एंड 300 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन बी 150 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन एंड 30 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन सी 30 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन एंड 150 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन डी इज दी 30 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन एंड 15 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन। तो जो माला डी है उसमें कंपोजिशन होता है 30 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन एंड 150 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा कि माला डी जो है उसका कंपोजिशन क्या होता है 30 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन एंड 150 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन। अब बात करते हैं माला डी के बारे में। तो ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट है वो अवेलेबल की जाती है। पर्पज़ यही है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उनको अवॉइड करना रहता है। माला डी का जो फंक्शन है वो क्या रहता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी है उनको अवॉइड करना, जिससे फर्टिलिटी रेट क्या होगी? रिड्यूस होगी। एक होता है माला डी और दूसरा आपको वर्ड देखने को मिलता है वो माला एन होता है,
माला डी जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पर गवर्नमेंट में अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे अवेलेबल होती है। और जो माला एन जो होती है वो अदर इंस्टीट्यूट पे अवेलेबल होती है, कॉस्ट दे के वहाँ से परचेज की जाती है। ठीक है, कंपोजिशन और कंटेंट है वो दोनों में सेम ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंथ्रेकोसिस इज कॉज ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ। एंथ्रेकोसिस एक डिजीज कंडीशन है, वो किसकी वजह से कॉज की जाती है। ऑप्शन ए है कोयल पार्टिकल्स, ऑप्शन बी शुगर केन डस्ट, ऑप्शन सी कॉटन डस्ट एंड ऑप्शन डी सिलिकॉन डस्ट। जो एंथ्रेकोसिस डिजीज कंडीशन है वो कॉज की जाती है कोयल पार्टिकल्स के थ्रू। जो कोयल पार्टिकल है उसका इनहेलेशन अगर कोई करता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसको एंथ्रेकोसिस हो सकता है। ये एक ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन है। ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन अदर जो होगी वो क्या, शुगर केन की वजह से जो डिजीज कंडीशन होगी उनको क्या बोलते हैं, बिग्नोसिस। शुगर केन की वजह से जो डिजीज होगी वो उसको बोलते हैं बिग्नोसिस। नेक्स्ट है जो कॉटन की वजह से डिजीज कंडीशन होगी, कॉटन इनहेलेशन की वजह से, कॉटन फाइबर इनहेलेशन की वजह से, उनको बोलते हैं बाइसिनोसिस। और नेक्स्ट है सिलिकॉन की डस्ट जो है वो इनहेलेशन की वजह से होती है, उसको बोलते हैं सिलिकोसिस। तो जो कोयल डस्ट की वजह से होती है उसको एंथ्रेकोसिस बोलते हैं, शुगर केन की वजह से होती है वो बिग्नोसिस होती है, कॉटन डस्ट इनहेलेशन की वजह से बाइसिनोसिस होती है और सिलिको पार्टिकल की इनहेलेशन की वजह से सिलिकोसिस होती है। अदर जो ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन होती हैं जिसमें इंक्लूड किया गया है टोबैकोसिस, जो टोबैको के कंज्यूम करने से होती है। अदर जो ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है वो होती है हे और ग्रेन डस्ट, जिसको फार्मल लंग के नाम से जानते हैं। हे और ग्रेन डस्ट पार्टिकल के इनहेलेशन की वजह से यहाँ पे जो डिजीज कंडीशन होगी उसको बोलेंगे हे और ग्रेन डस्ट की वजह से, जिनको फार्मल लंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ द बॉटम लाइन इन लेड पॉइजनिंग। क्या पूछा गया है कि बॉटम लाइन जो है लेड पॉइजनिंग की वजह से क्या होगी, बॉटम लाइन होगी। अब ये बॉटम लाइन क्या होती है और कहाँ होती है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए ब्लूइश लाइन ऑन द गम, ऑप्शन बी ग्रीन लाइन ऑन गम, ऑप्शन सी ब्राउन लाइन ऑन गम एंड ऑप्शन डी पेल पिंक लाइन ऑन गम। तो जो बॉटम लाइन होती है वो होती है ब्लूइश या फिर पर्पल लाइन ऑन द गम। किसकी वजह से हो रही है, लेड की पॉइजनिंग की वजह से आपको क्या दिखेगी, बॉटम लाइन दिखेगी जिसका कलर कैसा होगा, ब्लूइश या पर्पलिश लाइन है वो गम पे आपको देखने को मिलेगी। किसकी वजह से, लेड पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ESI एक्ट 1948 वाज एम्बेडेड इन ईयर। लास्ट टाइम पे जो ESI एक्ट है वो एम्बेडेड कब हुआ था। ESI एक्ट को फैक्ट्री एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ESI एक्ट या फिर फैक्ट्री एक्ट जो है वो एस्टैब्लिश तो हुआ था 1948 में, जैसा आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है। 1948 में ये एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था। उसके बाद में इसको लेटरली रिवाइज्ड किया गया था 1975 में। नेक्स्ट जो रिवीजन उसका हुआ था वो 1984 में हुआ था। नेक्स्ट 1989 में हुआ था और उसके बाद में 2010 में हुआ था। तो लास्ट पूछा गया है कि लास्ट आपका इसका रिवीजन या एम्बेडेड कब हुआ था, तो 2010 जो है उसमें इसका लास्ट एम्बेडेड देखने को मिला था। ESI एक्ट जो है वो फैक्ट्री एक्ट है, वो किसके लिए लागू किया जाता है, जो वर्कर्स हैं उनके लिए लागू किया जाता है। एक फैक्ट्री में अगर उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन कुछ होता है तो उसके रिगार्डिंग उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं, किस प्रकार की जो पॉलिसी है वो सारा फैक्ट्री एक्ट में अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रोनिक एक्सपोजर टू द पुअर लाइटनिंग कैन कॉज। अगर कोई क्रोनिकली लंबे टाइम तक एक्सपोजर होता है, पुअर लाइट के कांटेक्ट में रहता है, तो उस वजह से उसमें कौन सी डिजीज कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शन ए है माइनर डिजीज, ऑप्शन बी फॉरेस्ट बाइट, ऑप्शन सी कैटारैक्ट एंड ऑप्शन डी इज द ब्लरिंग ऑफ द विजन। तो क्रोनिकली कोई
एक्सपोजर रहता है पुअर लाइट के कांटेक्ट में आता है, तो उस वजह से उसमें माइनरी डिजीज़ या फिर निस्टास्गमस होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। माइनर डिजीज़ या निस्टास्गमस जो डिजीज़ कंडीशन होती है उसके चांसेस रहते हैं अगर कोई प्रोलॉन्ग पुअर लाइट के कांटेक्ट में आता है उस वजह से। ये भी एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कंडीशन में आती है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये थे अपने कुछ क्वेश्चन जिसमें अपन ने कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कंडीशन के बारे में डिस्कस किया है, कुछ एक जो एक्ट एंड पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चैनल के रिगार्डिंग आपको कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।